आज हम यूनिट 3 का लेक्चर लेंगे। हम यूनिट 3, यूनिट 1 और यूनिट 2 के आपने मेरे पार्ट्स देख लिए होंगे। उसमें काफ़ी कुछ हमने बात करी थी। तो बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ऐसे फील्ड की बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज हम बात करने वाले हैं एक नए फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़े समय के लिए भूल जाए, पर भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, इसलिए आपको याद दिलाता रहेगा फ्लैशबैक को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं ना कि आवेश क्यू से उत्पन्न होता है, चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह। उसमें कोई अन्य आवेश को लाते हैं तो बल लगता है, फोर्स लगता है, राइट। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप कितना जानते हैं भैया? आप जानते हैं मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों ओर भी एक फील्ड होता है। लाइक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ना। यहाँ पर नॉर्थ से निकलती हैं, यहाँ पर साउथ को अंदर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ ऐसा ही था। जब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ले, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही थी और नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही थी, टर्मिनेट हो रही थी, उसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी विद्युत बल रेखा है। यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा है। नेचर लगभग लगभग सेम जैसा लग रहा है, परंतु कुछ अंतर तो है। वो अंतर क्या है? वो अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है एक बिंदु से निकलकर टर्मिनेट हो रही थी दूसरे बिंदु पर, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, एक बिंदु से निकल रही हैं और दूसरे बिंदु पर आ रही है। नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ पर जा रही है, फिर नॉर्थ, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की ओर आ रही है, फिर साउथ से अंदर नॉर्थ की ओर आ रही है। हाँ, क्योंकि इसमें चुंबक में जो है अंदर भी चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये एक लूप बना रही है, एक कर्व बना रही है, एक कर्व बना रही है। तो एक तो अंतर ये हुआ कि उसमें कर्व बनाती नहीं है, उसमें ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है। इसमें लूप बनाती है, इसमें कर्व बनाती है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जो आप जानते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों आप लोगों ने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, क्लासेस में पढ़ रखा है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, मैग्नेट की बात। अब हम एक बात करते हैं, एक चीज, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर आप मैग्नेटिक, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड था बताते हैं आपको। वो एक धारावाही चालक पर बेस्ड था, धारावाही चालक पर। अभी देखिए, यदि हम किसी कंपास सुई, जानते होंगे आप कंपास सुई, मैग्नेटिक निडल प्रैक्टिकल लैब में रखी होती है, या मैग्नेटिक निडल नहीं जानते, ये छोटी सी निडल होती है, मैग्नेट होता है इसमें। मैग्नेट तो आप जानते ही हैं, मैग्नेट को अगर हम लटका दें धागे से तो किस ओर ठहरता है? हाँ, ये स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ मैग्नेट, ये फ्रीली अगर लटका दे एक धागे से, ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इसी एन पोल और एस पोल डिसाइड होते हैं, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। क्यों भैया नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्यों ठहरता है? आपसे कोई पूछेगा क्यों ठहरता है, तो आंसर ये होगा, यार कोई ना कोई बल तो लग ही रहा है इस पर। ये कैसे जो सुई जो है कैसे नॉर्थ एंड साउथ में ही ठहर जा रही है? तो सीधा आंसर क्या है पता आपको? सीधा आंसर क्या है? सीधा आंसर ये है कि पृथ्वी के नीचे एक चुंबक है क्या चुंबक? नहीं 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 नहीं, चुंबक नहीं है। पृथ्वी के नीचे तो फ्लूइड है, बहुत सारा फ्लूइड, तरल पदार्थ है। अंदर अगर जाएंगे तरल, और पृथ्वी में तरल पदार्थ यानी पदार्थ, परमाणु, इलेक्ट्रॉन वगैरह, आयंस वगैरह सब। पर पृथ्वी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, धुरी के चारों रिवॉल्व कर रही है। समथिंग इज देयर, रिवॉल्व कर रही है। तो पूरा आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह पृथ्वी में जितने भी हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं। उससे क्या निष्कर्ष है? अभी कैसे निष्कर्ष है वो अभी आ जाएगा आगे, पर उससे एक निष्कर्ष निकाल लिया वैज्ञानिकों ने। ये रिवॉल्यूशन का ही कारण जो है, जो ध्रुवी के अपने एक धुरी के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, इसके कारण ही पृथ्वी में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और जो हमारा नॉर्थ ये दिखा रहा है उधर ही वो है उसका साउथ पोल। भला क्यों भैया? बाद में भी आएंगे कि मैग्नेट में भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि नॉर्थ एंड साउथ क्या है, विजातीय पोल, विजातीय ध्रुव आकर्षण करते हैं और सजातीय ध्रुव जो है प्रतिकर्षण करते हैं। अभी यहां तक तो बात समझ में आई ना? तो ये बात है, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी के चुंबक ध्रुव साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होती है हमेशा सुई, परंतु हम भौगोलिक उसको नॉर्थ हमने डिनाई कर, डायरेक्शन मेजर करने के लिए होती है कंपास सुई। इसको कह दिया नॉर्थ और इसको कह दिया साउथ। ओके, अब ये तो सुई है कि सुई एक ही जगह ठहरती है भैया, नॉर्थ एंड साउथ में ठहरती है, पर किसी चुंबक के पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये कहीं और भी ठहरती है।
किसी और दिशा में भी ठहर जाती है। वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ठहर जाती है। क्यों ठहरती है? क्योंकि चुंबक पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं किसी मैग्नेट को, तो उसमें एक टॉर्क लगता है। टॉर्क याद आया? TORQE, टॉर्क। कहीं और भी पढ़ा था, TORQUE। इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था, वैद्युत ध्रुव में। जब वैद्युत ध्रुव को किसी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उसको टॉर्क लगता है। दोनों आवेशों पर टॉर्क लगता है, वो उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव नेगेटिविटी पड़ी, अलाइन करने की। अलाइन कहां? उस रेखा में लाने की कोशिश करता है, उसके समांतर लाने की कोशिश करता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। सेम यहां पर भी ऐसा ही है। ये भी लाइक ए डायपोल की तरह है। यहाँ भी मोनोपोल नहीं, ये भी एक डायपोल की तरह है। ये भी इसको भी अलाइन करने की कोशिश करता है। कहां? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। मैग्नेटिक बल आघूर्ण लगता है, बल युग्म का टॉर्क लगता है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बेसिक अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से और या नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड, अगर एकदम से अलग है पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलता ही है। लाइन ऑफ फोर्सेस तो इसके कारण भी होती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है इसके कारण भी होती हैं अंदर को। और आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल का भी यूज आया था, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दे तो ऐसे 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 ऐसे, और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव सजाती है उसको तो दूर भागती हुई प्रतिकर्षण दिखाती है। ओके, तो ये बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मोनोपोल, यानी कि एक ध्रुव से भी, यानी उसमें मोनोपोल मतलब, मोनोपोल क्या है? मोनोपोलर मतलब उसमें एक चार्ज है, उससे भी निकल रहा है। परंतु ये कभी मोनोपोलर नहीं होता, ये हमेशा बाईपोलर होता है। बाईपोलर द्विध्रुवी होता है, यानी दो ध्रुव तो होंगे ही हर हालत में मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा ही। तो यहां पर बात आई। अब मैं बात कर रहा था ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। वेरी सिंपल, ऑस्टेड ने क्या किया? एक बैटरी ली, पेन क्यों नहीं चल रही आज? एक बैटरी ली, एक कुंजी लगाई, एक लगाया, एक तार के चारों तरफ बांध दी। एक तार है ये भी, कोई कंडक्टर है, चालक है, कुछ भी है, धारा बह रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव, जानते हैं आप, पॉजिटिव से नेगेटिव धारा बह रही है। नहीं, धारा कहां बह रही है? कुंजी खुली है, धारा कहां बह रही है? कुंजी खुलने पे कोई धारा बहती है? नहीं बह रही है। कंपास सुई रखी हमने जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ठहरती है इसकी निडल, और उसके समांतर हमने रख दिया यहां पर तार, और धारा नहीं बह रही है, नहीं बह रही है। अब सवाल उठता है कि धारा बहेगी तो क्या होगा? बहा दो भैया धारा, इस कुंजी को दबा दो, इस कुंजी को दबा दो, धारा बहने लगी। अब जब धारा बहेगी तो क्या होगा? ये नॉर्थ साउथ में नहीं ठहरेगा, ये ऑब्जर्वेशन से है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी नॉर्थ साउथ की दिशा से। इधर लाए तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है इधर को, दूसरी दिशा में। अच्छा, उन्होंने धारा की दिशा बढ़ा देते हैं, धारा बढ़ा देते हैं, अरे ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाता है ऐसे। ऑब्जर्वेशन है, धारा बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, विक्षेप ज्यादा हो रहा है। अब विक्षेप कब होता है? कब होता है ये डिफ्लेक्शन? व्हेन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, किसी बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है, उसे घुमाने का प्रयास करता है, ज्यादा घुमाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो रही है, मोर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह कि यहां अलग आ रहा है, यहां अलग आ रहा है, यानी दिशा अलग अलग है, यहां अलग है और यहां अलग है। ये ऑस्टेड ने बताया, अभी मैंने नहीं बताया। ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद ये निष्कर्ष, वैसे प्रैक्टिकल कर सकते, देखते थे। धारा वाइपर ने निकली, एक धारा लिया, बहा दिया, उसमें देख लिया, कंपास सुई बड़ी सी लिया, देखा निडल डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। एक काम और किया, धारा की दिशा बदल दी, धारा की दिशा बदल दी, यानी यहां पर लगा दिया माइनस, यहां लगा दिया पॉजिटिव। धारा की दिशा अब ये हो गई, अब ये हो गई। तो देखा जो डिफ्लेक्शन पहले इधर को था, अब वो इधर को हो गया। अब लीड ऐसे हो गई, यानी डिफ्लेक्शन भी पलट गया, दूसरी दिशा में हो गया। इससे पता है धारा की दिशा बदल रहे हैं तो दिशा भी बदल जा रही है। एक पर्टिकुलर दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जब एक पर्टिकुलर दिशा में धारा जा रही, एक निश्चित दिशा में धारा जा रही, तो एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अदरवाइज धारा की दिशा बदल जा रही है। अगर हम धारा को पलट रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जा रही है। दिस वाज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था।
अब आयोस्टेट के एक्सपेरिमेंट के बाद आता है एक बायो-सावर्ट लॉ। बिफोर गोइंग टू बायो-सावर्ट लॉ, लेट discriminate between electric field and magnetic field more. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड आ गए, हम पढ़ चुके हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आवेश से भी उत्पन्न होता है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे हर हालत में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाइपोलर। यहां से एक आवेश से निकलता है, दूसरे आवेश में टर्मिनेट हो सकता है। पॉजिटिव आवेश से निकल के नेगेटिव आवेश में टर्मिनेट हो सकता है, बट ये टर्मिनेट नहीं होता, ये सर्कुलर लूप बनाता है। ये सर्कुलर लूप एक संकेंद्री वृत्त कह सकते हैं, एक इसमें वृत्त सर्कुलर लूप इस तरह से बनाता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब तीसरी बात एक और आती है फोर्स की। व्हाट अबाउट फोर्स? इस पर फोर्स लगता है QE। अगर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जानते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, फोर्स लगता है। स्टेशनरी आवेश पर भी फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज पर भी फोर्स लगता है। मूविंग चार्ज पर कैसे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, ये लिया, माइनस 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 प्लेट प्लस 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 लो ही बढ़ा दिया। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया हमने, ये दो प्लेटों को नजदीक ला करके, जो पिछली चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा आपने। इसमें हमने Q वेग से जो है V वेग से Q को अंदर डाला है, V वेग से गतिमान है Q, तो क्या होता है? फोर्स तो इधर ही को लग रहा है, QE लगता है ना फोर्स, QE, F बराबर QE, और ये इधर को जा रहा है। अब ये याद कर लेंगे आप 11th क्लास का चैप्टर, विक्षेपिका पथ पर वलयाकार होता है। क्षैतिज दिशा में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए क्षैतिज वेग नियत रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसलिए अगर मैं इसके दो कंपोनेंट लूंगा तो Vx को V ही लूंगा, और दूसरा कंपोनेंट लूंगा तो Vy वो 0 है। इनिशियल Vy 0 है, ठीक है, इनिशियल Vy 0 है। ओके, अब इसमें दूरी तय करेगा ये x हॉरिजॉन्टल, Vx इंटू टी समय पर प्लस हाफ इट स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो 0 है भैया, त्वरण 0 है, क्षैतिज वेग नियत है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा क्षैतिज में, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं, फोर्स तो ऊपर को लग रहा है, को लग रहा है। इसलिए t बराबर कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका Vt, Vx बराबर V, तो t बराबर x अपॉन V। ओके, और दूसरा ये Vy, अब ये ऊपर को कितना चला, ऊपर को कितना मूव किया, तो उसको निकाला गया y बराबर uy कितना, Vy की जगह Vy है, Vy 0 है, तो वो तो 0 हो गया, 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब A कितना है ये देखते हैं। A यहां पर A कितना है? A बराबर न्यूटन का फॉर्मूला लगाएंगे, F अपॉन M लगाएंगे भैया। F बराबर M है, मास उसका ले लेंगे हम आवेश का, एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको, यानी कि फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ लग जाएगा। F बराबर M है, A बराबर F अपॉन M बराबर QE बटा M। QE बटा M यहां लिख देंगे, QE बटा M, और T की जगह क्या लिख देंगे? X अपॉन V का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आया ये देखो, Y बराबर आया 1/2 QE अपॉन M V स्क्वायर, और ये X, ये M है भाई साहब, ये M है, QE बटा M V स्क्वायर और इंटू एक्स। अब ये V इक्वल Y इक्वल K कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर, Y बराबर KX स्क्वायर। पैराबोलिक इक्वेशन, परवलयाकार सीधे सीधे क्यों नहीं चला गया भैया? सीधे सीधे क्यों नहीं चला गया? नहीं, फोर्स लगा, यानी मूविंग चार्ज में भी फोर्स लगता है, और इसका पथ हो जाता है परवलयाकार। इसका पथ यहाँ पे y तय कर लिया इसने, और इधर तय कर लिया कितना? x, इधर x और इधर y, इधर x और इधर y। ठीक है बच्चों, अब यहां तक तो बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है स्टेशनरी आवेश में भी फोर्स लगता है और मूविंग चार्ज में भी फोर्स लगता है, बात हो गई भैया। पर व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड में ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, बायो-सावर्ट लॉ ने भी खूब रंग जमाया उसमें, और उसके बाद क्या आया निष्कर्ष देखिए। एक मिनट, पेन बदल लेते हैं, शायद ये पेन मुझे धोखा दे रही है, तो दूसरी पेन देखते हैं। ये है बच्चों, ये हाँ थोड़ा ही ठीक चल रही है, फिलहाल ठीक चल रही। ये एक तार है, ओके, इस तार में धारा बह रही है आई। यहां पर एक स्टेशनरी आवेश है, बोलो फोर्स लगेगा, बोलो फोर्स लगेगा, बोलो बल लगेगा। आपको नहीं, इसमें तो देखा, अब आपको क्या पता बल लगेगा नहीं लगेगा?
इट वाज ऑब्जर्वेशंस। अब वो बाद में भी आते हैं, फॉर्मुलेज भी आते हैं। बल क्या क्या फॉर्मूला आता है, बल कब लगता है, देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है, इसमें हो रहा है, धारा उसने कहा, परंतु इस पर कोई बल नहीं लग रहा, इस पर बल नहीं लग रहा। एक बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स लगता है, फोर्स नहीं देखा गया। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। और स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, धारावाही चालक के पास में स्थिर आवेश, इसलिए कोई बल नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो इफेक्ट। पर बाद में क्या देखा गया, इसको गति कराई। दूसरी क्या कंडीशन देखी, इसको गति कराई भैया। एक ये तार है आई और ये क्यू मूव करने लगा वी वेग से, क्या देखा गया, अरे ये डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अभी आगे आएगा बहुत कुछ चैप्टर्स में आगे बढ़ के, डिफ्लेक्ट हुआ, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा तो इसमें फोर्स लग गया है, बल लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था नहीं, तो मूविंग चार्ज में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड तो था नहीं, यहां से डिस्कस हो चुका है, स्थिर आवेश पर फोर्स नहीं लगा था। तो कौन सा फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से देखिए, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर को कहते हैं धारावाही चालक, प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र अपने निकट में, नियर अबाउट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में मूविंग चार्ज पर V जब मूव कर रहा है तो फोर्स लगता है। आगे आप पाएंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी हम बहुत आगे करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आएगा फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। नाउ कम टू द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा हुआ एक कंपैरिजन, और क्या अंतर है दोनों फील्ड में, दोनों क्या क्या करते हैं, मुख्य बातें। अब आती है बात नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मेरी पेन जो है टूट गई और ये पेन धोखा दे रही है, और ये पेन खुल गई। तो बच्चों अब आते हैं आगे, बायो सावर्ट लॉ। बायो एंड सावर्ट आर टू साइंटिस्ट। ओस्टेड ने एक काम कर दिया, कहा चलो हम बात करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक में कितना मैग्नेटिक फील्ड मेजर होता होगा। ले गए उन्हें, एक तार है, माना एक चालक है एक्स वाई, इसमें धारा आई बह रही है, बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड हम बताएंगे। नहीं, उन्होंने बहुत कहा कि भाई जैसे कुलाम ने कहा था ना, पॉइंट चार्ज कुलाम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, सेम टू सेम। उन्होंने कहा कि यहां पर मैं तो केवल एक अवयव से बताऊंगा, डीएल। इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डीबी, क्या होगा, डीबी। और ये डीबी चुंबकीय क्षेत्र जो है, डीएल के कारण जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये कुछ कितना हो रहा है ये उन्होंने बता दिया। पहले लिख देते हैं, देखो फॉर्मूला लिखते हैं, डीबी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। घबराइएगा मत, ये क्या आ गया, यही है असली चीज। कूलाम के नियम में ना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर याद कर लिया था आपने। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद कर लिया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इसको भी याद कर लेना है। ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी, इसका वेक्टर रूप है। अभी मैं इसको बाद में उस रूप में बताऊंगा जिस रूप में आपको लिखना है। अभी मैंने आपको ये फाइनल वहां पे पहुंचा दिया, ये फॉर्मूला है, ये म्यू 0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दो वेक्टर आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, तो इसका मतलब आइडियल आर क्या होता है? आइडियल तो वेक्टर तो नहीं होता, आई तो वेक्टर नहीं, आई वेक्टर होता है क्या? धारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि।
यही तो बताया था। हाँ, करंट डेंसिटी जो धारा घनत्व है वो जरूर वेक्टर क्वांटिटी है, वो जरूर वेक्टर है, परंतु वो भी सूक्ष्म में लेते हैं एरिया में। यहां भी हम क्या ले रहे हैं, सूक्ष्म में डीएल। तो सूक्ष्म में डीएल को वेक्टर ले सकते हैं भाई साहब, और ये धारा अवयव कह देते हैं इसको, आई से मिला दिया आइडियल। आइडियल वेक्टर क्या, धारा अवयव, करंट एलिमेंट। सो एक सूक्ष्म करंट एलिमेंट और उस करंट एलिमेंट से आर दूरी बिंदु पी पर, और जो जोड़ने वाली ये जो लाइन है ऑब्जर्वेशन पॉइंट को और ये अवयव को, इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, वो थीटा है। तो आइडियल यानी डीएल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर ये हुआ, आर वेक्टर ये हुआ, ये बराबर हो जाएगा आपका डीएल आर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। याद आया बच्चों, 11th क्लास में ए क्रॉस बी जरूर पढ़ा होगा, बराबर ए बी साइन थीटा वेक्टर में, और मैथ्स में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स वालों ने। ए बी साइन, ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में कोण, ए वेक्टर बी वेक्टर बीच में कोण, और इसका नियम निकालते, ए में ऐसे हाथों को रखो और बी की तरफ घुमा दो ऐसे, पी ए में ऐसे हाथ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, अंदर अंगूठा आया, ये अंदर अंगूठा बताता है ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा बताता है अंदर। आपको बी की तरफ घूमना भी चाहिए, हाथ दाहिने हाथ का नियम, ए को रखा है ऐसे और बी की तरफ घूमना चाहिए, तब ये अंगूठा बताएगा अंदर आपको धारा की दिशा। यहां भी ऐसे डीएल क्रॉस आर, डीएल ऊपर को है, आइडियल ऊपर को है, आई की दिशा में डीएल की दिशा लेंगे, और डीएल और ये आर घुमा दिया तो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर जो भी दिशा आएगी, जो रिजल्ट आएगा इसका यहाँ पर, वो होगा अंदर की ओर। अभी हम डिटरमिनेट डायरेक्शन के लिए हम अलग से बात करेंगे। तो ये डीएल आर साइन थीटा हुआ, रख दीजिए जरा म्यू 0/4 म्यू 0 क्या है अभी बताऊंगा मैं, म्यू 0/4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से क्यूब काट लो भैया, सॉरी तीन नहीं, क्यूब काटोगे तो आएगा यहां पर स्क्वायर, आएगा यहां पर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अभी ये बन गया फॉर्मूला इस प्रकार से, डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आपको याद करने के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा चला, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड, कोई टिपिकल नहीं है, बढ़िया है, याद हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसी फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना जो किताबों में लिखा होगा आपको, एक लिखोगे जो भी औपचारिकताएं होती हैं, एक चालक है, एक्स वाई है, धारा आई बह रही है, दिखाई गई दर्शाए के अनुसार, एक अवयव लेते हैं, छोटा सा बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, दिशा भी ज्ञात करनी, बाद में बता देंगे दिशा कैसे ज्ञात करनी है, कितनी होगी, कहां होगी, कहां। डीबी अनुक्रमानुपाती होता है बहने वाली धारा के, बोला बायोसावर्ट जी ने कि भाई जितनी धारा तेज बहाओगे उतने चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा, जितनी धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। भाई ये तो ऑस्टेड भी बता चुके थे, वहीं से लिया है, डीबी अनुक्रमानुपाती आई कि धारा का मान बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक, ओके। डीबी अनुक्रमानुपाती आई। नंबर 2 का डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल, देखो यहीं से निकल जा रहे हैं आई और डीएल, ये फॉर्मूला याद हो गया तो कहानी क्लियर। और ये इससे याद करके वो कर लो या इससे याद करके ये कर लो, ठीक है। अगर हमें डेस्टिनेशन मालूम हो, लक्ष्य मालूम हो तो ये और ये हो जाता है। तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल, छोटा सा अवयव लिया, थोड़ा सा बढ़ा दो भैया ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, उससे ज्यादा पार्ट हो गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इससे भी ज्यादा होगा और इससे और बढ़ा दीजिए, और ज्यादा होगा तो ठीक है। अब डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, कहा ये जो एंगल है बिटवीन धारा अवयव करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिंदु से जोड़ने वाली, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, जोड़ने वाली दूरी के बीच का, के बी लाइन रेखा के बीच का कोण जो है वो है आपका उसका ज्या, हिंदी में बोलते हैं ज्या, इंग्लिश में बोलते हैं साइन, साइन थीटा अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आ गया डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r, इसको अनुक्रमानुपाती कहां बोलते हैं, इसको तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं कि यानी चुंबकीय क्षेत्र जो यहां पर होगा वो धारा अवयव और चुंबकीय क्षेत्र जहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इंग्लिश में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, inversely proportional to the square of the distance from current inversely proportional to the square of the distance
ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। ओके ओके, इनको मिला दीजिए। मिलाने के बाद हमारे पास क्या आया, डीबी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैसा ही आ गया ना बच्चों, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था अपॉन आर स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, वैसे यहां पर भी आ गया डीबी अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे तो हम यहां लिखेंगे 1/4, नहीं 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 नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम लाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था वहां पर, एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको आप फ्री स्पेस बोल दीजिए या वैक्यूम बोल दीजिए या एयर बोल दीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता बोल दीजिए हिंदी में, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस निर्वात की विद्युतशीलता ये माध्यम है, कोई और माध्यम हो तो एप्सिलॉन लिखता मैं, लिखता ना एप्सिलॉन लिखता है यहां पर एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के होता है, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये पराविद्युतांक होता है। एनीवे ये बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। यहां पर क्या है, म्यू 0 और नीचे आएगा 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू 0 क्या है यहां पर, म्यू 0 भी कांस्टेंट है, किसी माध्यम को रिप्रेजेंट करता है, और ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वही बातें आ जाएंगी, फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, निर्वात, एयर, वैक्यूम या वैक्यूम, ये सब एक नाम है, सबके लिए म्यू 0 है। 4 पाई तो एक नंबर है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो फॉर्मूला ये बन गया आपका डीबी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। ये छोटे से अवयव के लिए बना है, ये छोटे से अवयव के लिए, अभी भी गड़बड़ मत करिएगा। अब आती है दिशा, दिशा तो इस वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, वेक्टर लॉ से। एक तो होता है वेक्टर लॉ से दिशा निकालना, ठीक है, दिशा निकालना वेक्टर लॉ से सिंपल है, आइडियल लीजिए और दूसरा वेक्टर किधर को है, इधर को है, ये अगर मैं एक वेक्टर आइडियल इधर को ले रहा हूं, ये भी वेक्टर हो गया आपका, एक वेक्टर इधर को है, दूसरा वेक्टर इधर को है। देखिए इसकी नोक, देखिए नोक उधर को घूमनी चाहिए, जहां पर हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड वहां को घूमनी चाहिए, और ये एंगल के बीच घूमना है, एंगल के बीच घूमना है, ऐसा नहीं कि यहां इधर को घुमाइए, इधर को घुमाना है, आइडियल पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर की ओर घुमाना है, तब ये जो नोक है। अब देखिए, अब आपको ये नहीं घुमाना है, ये नहीं घुमाना है, घुमाना क्या है, घुमाना क्या है, हाथ, हाथ, ये हथेलियां, ये फिंगर्स, 4 फिंगर मुड़ जानी चाहिए दूसरे वेक्टर की ओर, तब ये जो अंगूठा है। अब यहां पर कोई आपको नियम लिखाने को तो नहीं आता है, आपको बताने के लगे दिशा की तरफ, तो आप कहेंगे वेक्टर के दाहिने हाथ के नियम से मुझे लग रहा है ये अंगूठा अंदर को शो कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। कहां को होगी, अंदर को होगी, ऐसे अंदर को। ऐसे तो अंदर को दिखाना मुश्किल होता है, ऐसे भी दिखा सकते हो, क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये होता है अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब अंदर की चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा बच्चों, यहां किधर को होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर पी डैश ले लें, किधर को होगी बताओ जरा, टिक 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 टिक, आर यहां आ गया, आर डैश हो गया, थीटा ये हो गया, ठीक, आइडियल ये लेंगे और हमारी हथेली ऐसे घूमेगी, तो क्या आया, बाहर की ओर, यानी पी डैश पर कहां को होगी, बाहर की ओर। बिंदा लगा लीजिए, ये निकल गया बाहर की ओर, बिंदा हो गया बाहर की ओर, क्योंकि इसके अंदर नहीं घुस सकता मैं, कागज के तल के लंबवत, ये कागज का तल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर नहीं घुस सकता, व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, पर आप तो कागज में करेंगे ना, तो आप क्या लिखेंगे, धारा की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर। कैसे निकाली, वेक्टर लॉ से निकाली, और भी नियम अभी बात कर लेंगे, तब तक उससे पहले हम बात कर लेते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा नियम यही हुआ, क्यों, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मात्रकों की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट। ऐसे तो बात आएगी, बाद में निकल जाएंगे कितने फॉर्मूले, उनसे निकल जाएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। कैसे निकला है, F बराबर ILB साइन थीटा, फॉर्मूला आएगा, बाद में आएगा, कोई बात नहीं, फॉर्मूले देख लो अभी, आप बाद में आते रहेंगे, डेरिवेशन होता रहेगा। देखो न्यूटन, IL इधर आ जाएगा, एम्पियर L इधर आ जाएगा, मीटर तो बचेगा B का मात्रक ही ना, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर ही तो हुआ। अब ये इसको टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला, टेस्ला 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 टेस्ला, ठीक है,
तो टेस्ला भी कहते हैं इसको, न्यूटन पर एम्पियर मीटर यानी टेस्ला। एक मात्रक और निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ना फाई बराबर ई इंटू ए, ऐसी फाई बराबर बी इंटू ए भी होता है। फाई क्या होता है भैया? फाई होता है फ्लक्स, फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी तो होती है, किसी क्षेत्रफल से वो भी गुजरेंगी। सेम टू सेम कहानी, फाई इक्वल टू बी है, तो यहां से बी बराबर क्या हुआ? फाई अपॉन ए, और ये फाई का मात्रक होता है वेबर और इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आ गया एक कहानी, हमें पूछा भैया म्यू जीरो का मात्रक क्या है? क्या भैया म्यू जीरो का मात्रक? चलो बताते हैं भाई म्यू जीरो का मात्रक क्या है। डीबी बराबर है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रट लो भैया, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, शुरुआत ही यहीं से। डीबी का मात्रक क्या दिया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, और म्यू जीरो का मात्रक देखेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे म्यू जीरो का मात्रक क्या आएगा, ठीक है। और आई का मात्रक 4 पाई का मात्रक होता नहीं है, आई का मात्रक एम्पियर है, डीएल लंबाई है, मीटर होगा, साइन थीटा का मात्रक कहाँ होता है भैया? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हैं ना, साइन थीटा कोण है, कोण का भी मात्रक होता है। आर दूरी, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, क्या आया? म्यू जीरो का मात्रक आया, म्यू जीरो का मात्रक आया। म्यू जीरो का मात्रक कितना आया? न्यूटन तो यहां रखा है, एम्पियर नीचे रखा है, इस एम्पियर को भी क्यों ना यहीं ले जा ले सीधे, स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और विमा क्या आई म्यू जीरो की? म्यू जीरो की विमा क्या आई? न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स की विमा तो रटी होगी आपको, mlt माइनस 2, रटी है नहीं रटी? mlt माइनस 2, अभी मत कहना कैसे आई, ये देख लेना 11th क्लास में, 11th क्लास का, ठीक है। और ये एरिया है, एरिया नहीं है ये भैया, एरिया नहीं है, ये है क्या? धारा। तो धारा को धारा ही लिखिए, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया? mlt माइनस 2 a माइनस 2, ये विमा हो म्यू जीरो की। और म्यू जीरो का मान कितना होता है? तो म्यू जीरो का मान कैलकुलेट किया गया है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। म्यू जीरो बराबर 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये है ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, एक रिजल्ट और निकालते हैं, देखिए बच्चों। अब हम यहां पर कर लेते हैं डायरेक्शन की बात, फिर हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को इसी चैप्टर में, ठीक है। अब आगे बढ़ाते देखिए, म्यू जीरो की बात हो गई है, इसमें बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 रूल तो हो गया आपका वेक्टर लॉ, आपने कहा ना वेक्टर लॉ से दाहिने हाथ का नियम जो होता है, एक वेक्टर की ओर रखो, दूसरे वेक्टर को घुमा सको, तो थंब में क्या बताएगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। डीएल वेक्टर के रखा था, आर की तरफ घुमाया। एक वेक्टर और होता है राइट हैंड थंब रूल, एक और होता है राइट हैंड थंब रूल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये है ना तार, ये तार आई, तार बह रही है, थोड़ी फीकी चल रही है, ये तार है, सपोज ये है तार, चालक धारा ऊपर को बह रही है। ओके, मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा कि ये अंगूठा जो है धारा की दिशा में ही हो, पकड़ मत लेना तार को, बस पकड़ने की इमेजिन फील करना हमेशा, यहाँ वास्तव में सब मैंने पकड़ लिया तार को, और धारा की दिशा में पकड़ा, मेरा अंगूठा धारा की दिशा में है। तो ये फिंगर्स क्या शो कर रही हैं? चारों तरफ घूम रही है, ये फिंगर्स शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर अंदर, इधर बाहर की ओर, इधर अंदर की ओर, इधर बाहर की ओर। और ये क्या बना रही हैं? एक सर्कुलर वृत्ताकार लूप बना रही हैं, कहीं एंड ही नहीं हो रही, घूमती जा रही हैं, वृत्ताकार लूप। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी रूल है। नंबर 3 स्क्रू रूल। स्क्रू क्या होता है? पेच का नियम, पेच को घुमाते हैं तो क्या होता है? पेच आगे को बढ़ता है, पेच आगे को बढ़ता घुमाते हैं, बस ऐसे घुमाइए कि पेच आगे को बढ़े धारा की दिशा में। तब जब ये घुमा रहे हैं ना, ये घुमा रहे हैं, इसके घूमने की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर अंदर, इधर ऊपर बाहर, फिर इधर अंदर, फिर इधर ऊपर बाहर, फिर इधर अंदर, फिर इधर ऊपर बाहर। तो इस प्रकार से ये स्क्रू रूल है, 3 रूल है। एक आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, उसमें ऐसे हम लगा लेते हैं, हाँ, धारा की दिशा ऐसे लेंगे इसको, दाएं हाथ की धारा की दिशा ये अंगूठा, और ये जो हथेली है ये इसका एक लंब निकालेंगे, वो अंदर की तरफ है, तो यानी कि यहां पर अंदर की ओर, यहां पर बाहर। तमाम रूल हैं, जो रूल आपको सेटिस्फाई करे आप उससे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बच्चों डायरेक्शन की बात हो गई, एक और नियम निकाल के मैं यहाँ पर आज अपने इस टॉपिक को एंड करता हूँ। म्यू जीरो की बात हुई, एप्सिलॉन नॉट की बात हुई, तो हम देखते हैं कि म्यू जीरो बराबर कितना था हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यानी कि आप म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की जगह पे 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में आसान रहेगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई डायरेक्ट लिख दो भैया 10⁻⁷ 10⁻⁻7 एप्सिलॉन नॉट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी क्या होगा यहाँ पर 9 गुणा 10⁹। अब मात्रा क्या लिखते थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन तो रहेगा ही मौजूद, ये न्यूटन के साथ आर स्क्वायर ऊपर को आएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा Q1 आएगा Q2 आएगा, दोनों की मात्रा कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए, अभी डिवाइड नहीं करते हैं, इसको हम म्यू जीरो अपॉन 4 पाई भी लिख लेते हैं। दिस इंप्लाई म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या आता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एंड डिवाइडेड बाई ये एप्सिलॉन नॉट नहीं सर, 9 गुणा 10⁹ किसका आंसर था, किसका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का था, 1/4 पाई। अच्छा अब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या फॉर्मूला आएगा, मजेदार फॉर्मूला आएगा, 9 गुणा 10⁹। 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा तो म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणा 10⁻16 -7 ऊपर से नीचे आएगा तो +7 9 से जुड़ेगा तो 16। ओके अब इधर क्या है, हम खेल न्यूटन अपॉन ए स्क्वायर, बच्चे नीचे क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन काट दो। ओके अब क्या बचा, मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। ये आपका आया 1/9 गुणा 10⁻16 इंटू कुलाम स्क्वायर, तो ये 1/a स्क्वायर और मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा और कुलाम स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, कुलाम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा सा और अंतर कर दें, स्क्वायर 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 हटा दें तो म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका 1/3 इंटू 10⁸ और कुलाम अपॉन 1 एम्पियर मीटर का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, सी का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर मात्रक का है ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एक कुलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड, याद रखो परिभाषा से है भैया, Q बराबर IT होता है ना, I बराबर Q अपॉन T होता है। अगर हम 1 कुलाम रखेंगे 1 सेकंड रखें तो 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो 1 कुलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड रखेंगे, तो कुलाम की जगह एम्पियर सेकंड रख देते हैं, देखिए क्या होता है एम्पियर सेकंड बटे एम्पियर मीटर, एम्पियर से एम्पियर कट गया, स्क्वायर फिर भी है बाहर, ठीक हो गया। अब आगे क्या है, अब म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट कितना है बराबर, सेकंड को नीचे ले लेते हैं, 1/3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मात्रक भी आ रहा है, क्या आ रहा है ये 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, व्हाट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली बोलोगे प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, नहीं इसको हम लिख देते हैं 1/c स्क्वायर, यानी म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट मीन c इक्वल टू कितना हुआ, c इक्वल टू हुआ आपका 1/√म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काम आएगा, बाद में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, आगे भी जिक्र आता रहेगा, इन चीजों का जिक्र तो आते ही रहना है। नेक्स्ट में हम आएंगे कुछ और बातों के लिए, हम एक लंबे से तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उसके निकट निकालेंगे, एक तार को घुमा देंगे वृत्ताकार रूप में लेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे निकालेंगे, उसकी अक्ष में निकालेंगे, ये बातें होंगी अगले पार्ट्स में यूनिट 3 के, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, और भूलेंगे तभी नहीं जब आप बटन दबा देंगे सब्सक्राइब का, जब आप बटन दबा देंगे बेल का, नीचे एक बेल भी होती है, बेल का बटन ना भी दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें भैया, नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन डजंट टेक मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, नोटिफिकेशन
आपके बेहतरी के लिए है कि आपका अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। और सेकंड साहब, हमारा भी मोटिवेशन हो जाता है। क्यों? हमारा भी मोटिवेशन हो जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और तैयारी से जुट जाते हैं कि अरे एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो कोई और कारण नहीं। एक शिक्षक का क्या होता है, उसकी अगर नॉलेज को लोग पसंद कर रहे होते हैं, आप उससे नॉलेज ले रहे होते हैं, वो सबसे बड़ा महादान है। सो बच्चों, मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। कल नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा मेरा वीडियो तो देखना ना भूलिएगा। मैं आशुतोष यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।